Hello students, today we will discuss process of management by objects and its various step। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया के अंतर्गत उपक्रम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण और उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जिसमें सबसे पहले उद्देश्य के उपक्रमों का निर्धारण किया जाता है, फिर विभागीय लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, प्रबंधकों के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, नियंत्रण व्यवस्था लागू की जाती है, समय समय पर इसकी सभाएं होती हैं। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के अंतर्गत सबसे पहले उपक्रम के सामान्य उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। सामान्य उद्देश्यों के निर्धारण के बाद उपक्रम के दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। विभागों के उद्देश्य निर्धारित अवधि में उपलब्ध साधनों के संदर्भ में उपक्रम के सामान्य उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद उपक्रम के विभिन्न विभागों एवं उप विभागों में लक्ष्यों को निर्धारित किए जाते हैं। विभागीय लक्ष्यों का निर्धारण उनकी क्रिया के आधार पर किया जाता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया का थर्ड स्टेप, प्रत्येक प्रबंधक के लिए अलग अलग लक्ष्य को निर्धारण किया जाना है। ये लक्ष्य उपक्रम के उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर तय किए जाते हैं। ये कार्य प्रबंधकों को अपने उच्च अधिकारियों के गाइडेंस के अकॉर्डिंग और उसके परामर्श से करना चाहिए। लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारण में फ्लेक्सिबिलिटी आवश्यक है, ताकि बदलती हुई परिस्थिति में इन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। उपक्रम में जब कोई कार्य योजनाएं प्रारंभ हो जाती हैं, तब उपक्रम में होने वाले कार्यों की उचित जांच के लिए नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना की जाती है, जिससे कि प्रतिकूल विचरणों की दशा में उचित समय पर आवश्यक संशोधन किए जा सके। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है, कहाँ तक प्रगति हुई है या अभी की जा सकती है, इसके लिए टाइम पर मैनेजमेंट और इसके जो सहयोगी होते हैं उनकी सभाएं आयोजित की जाती हैं। प्रबंधकों द्वारा ये भी जानना चाहिए कि क्या ऐसी परिस्थिति में कोई परिवर्तन तो नहीं हुए हैं जिससे कि पूर्व परिमापों में संशोधन करना आवश्यक हो गया हो। प्रबंधकों एवं अधीनस्थों में उन परिस्थितियों के साथ समझौता करना चाहिए जिन पर उनका कंट्रोल नहीं है। तो इस डिस्कशन के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में संगठन के हर लेवल पर उद्देश्यों के निर्धारण करने के बाद संगठन के सभी कर्मचारियों को सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो जाएं।
अब हम डिस्कस करते हैं वेरियस स्टेप ऑफ MBO। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की पद्धति में कुछ कदम उठाए जाते हैं, जैसे लक्ष्य को परिभाषित करना, प्रत्येक इकाई के लिए उपलक्ष्य, व्यक्तिगत प्रबंध के उद्देश्य या लक्ष्य, उद्देश्य एवं साधनों का लिखित विवरण, उद्देश्यों का क्रियान्वयन, नियंत्रण व्यवस्था लागू करना, सामाजिक सभाओं का आयोजन, परिणामों की समीक्षा एवं मूल्यांकन। उपक्रम के उद्देश्यों को निर्धारित करते समय ये भी व्याख्या करनी चाहिए कि उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या है, कितनी अवधि तक इन लक्ष्यों के रहने की संभावना है, कितने बड़े आर्थिक या सामाजिक क्षेत्र में संगठन कार्य करेगा, प्रबंधकगण विनियोग करने पर कितने प्रॉफिट की अपेक्षा करते हैं, किन परिस्थितियों में संगठन अपने वर्तमान कार्यों का परिवर्तन कर सकता है, तकनीकी प्रगति और कार्यकुशलता के संबंध में संस्था की नीतियां क्या होंगी, ग्राहक, समाज व राष्ट्र के प्रति संगठन का क्या नज़रिया रहेगा, क्या दृष्टिकोण रहेगा। उपक्रम के सामान्य लक्ष्यों के अनुरूप ही विभागीय एवं व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण होना चाहिए। उद्देश्यों को संगठन के हर सदस्य को बताना चाहिए ताकि सभी अपनी क्रियाओं को समान दिशा में निर्देशित कर सकें। उपक्रम के लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद प्रत्येक इकाई एवं उप इकाई के लिए छोटी अवधि मतलब अल्पकालीन वाले लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक खंड या विभाग एवं शाखा को ये पता चल जाए कि उक्त निर्धारित अवधि में क्या प्राप्त करना है। इन उपलक्ष्यों का स्पष्टीकरण इस प्रकार से किया जाए कि वे संस्था के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में हेल्पफुल हों। उपक्रम के हर लेवल पर, उपक्रम के हर स्तर पर व्यक्तिगत आधार पर उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को निर्धारित किया जाना है। जहाँ तक हो सके निम्न स्तर पर लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को परिमाणात्मक इकाइयों में व्यक्त किया जाना चाहिए। पीटर एफ डेकर के शब्दों में प्रत्येक इकाई के संपूर्ण संगठन में मस्तिष्कों की सभा होनी चाहिए। इन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रबंधक को अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का प्रत्यायोजन होना चाहिए ताकि उनके पास निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन एवं अधिकार हों। जब परस्पर सहमति से उच्च, मध्य एवं निम्न स्तरीय प्रबंधकों के बीच उद्देश्यों एवं अधिकारों का वितरण कर दिया जाता है तो इसका एक व्यापक विवरण पत्र तैयार किया जाता है जो संबंधित प्रबंधक को दे दिया जाता है। इसके बाद उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना
तैयार की जाती हैं एवं उनको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए संचार, भारार्पण एवं मार्गदर्शन का कार्य किया जाता है। जब कार्य योजनाएं स्टार्ट हो जाती हैं तो होने वाले कार्य की जांच के लिए आवश्यक नियंत्रण व्यवस्था का आयोजन कर दिया जाता है। विचलन की दिशा में आवश्यक संशोधन भी किया जा सकता है। कार्य की प्रगति की जानकारी लेने के लिए प्रबंधकों एवं अधीनस्थों की सभाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इन सभाओं में इस बात पर विचार किया जाता है कि कार्य निष्पादन निर्धारित योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं और इन कठिनाइयों का निराकरण कैसे कर सकते हैं, इन कठिनाइयों को कैसे दूर कर सकते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद निर्धारित परिमापों एवं लक्ष्यों की तुलना में अब तक की गई प्रगति एवं परिणामों का मूल्यांकन करना तथा लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की समीक्षा की जाती है। यदि आवश्यक समझा जाए तो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों में किसी प्रकार का संशोधन भी किया जा सकता है और कोई नई तथ्यात्मक सूचनाओं के रेफरेंस में नए उद्देश्य भी निर्धारित किए जा सकते हैं। न्यूमैन एंड समर के अकॉर्डिंग प्रत्येक प्रबंधक को समय समय पर विभिन्न उद्देश्यों के भार को बार बार आंकते रहना चाहिए। ये कार्य एक बड़े जहाज़ के कप्तान की तरह है जो जहाज़ की दिशा और गति को वर्तमान स्थिति, तूफान, हवाओं तथा अन्य परिस्थितियों को देखते हुए लगातार बढ़ता रहता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।